मतलब कोई भी चीज का एक्सेस बहुत ज्यादा होता है। तो आप कभी भी किसी भी तरह का एक्सट्रीम डाइट अगर लेंगे तो आप हमेशा याद रखिए आपने जितना भी वजन, वो वजन डबल होकर आपके पास आ जाएगा। क्यों डबल होकर क्यों आ जाएगा? क्योंकि आपने शरीर को एक बहुत स्ट्रेस के अंदर रखा है, और जैसे ही शरीर नॉर्मल डाइट में जाएगा वो वजन वापस आ जाएगा। इस वजह से बहुत सारे लोग वेट मैनेजमेंट करते हैं खाना कम करके या इस तरह से चीजें करके, तो वो जब खाना दोबारा से शुरू कर देते हैं तो उनका वजन वापस आ जाता है। ये कारण है रिस्ट्रिक्टेड फूड डाइट का, कि अगर वो रिस्ट्रिक्शन में फूड लेते हैं या कुछ खाने में मतलब कंप्लीटली बंद कर देते हैं, कार्ब्स बंद कर देते हैं, या कार्ब्स डाइट है, नहीं तो वो फैट को बंद करके या कह लीजिए प्रोटीन को बंद करके भी वो अपना जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो कर सकता है, कीटोसिस में चला जाता है। तो हाई प्रोटीन डाइट अगर कोई लेता है और सिर्फ प्रोटीन लेता है तो उसमें भी समस्या है। किसी भी चीज को अगर आप एक्स्ट्रा में कर देंगे, एक्सट्रीम कर देंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करके कम करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग डाइट करते हैं कि लो कार्ब और लेकिन क्या है कि किसका शरीर का गठन कैसा है, किसके शरीर में क्या सूट करेगा, किसके शरीर को क्या किस तरह से फायदा होगा, ये उसे नहीं पता। तो ये बहुत लोग बहुत सारी चीजें ट्राई करने के बाद फेल हो जाते हैं, उनका वजन कम नहीं हो पाता या उनका वजन नहीं बढ़ पाता। कारण ये है कि अरबी अरबी व्यक्ति है उससे वो मलेशियन में बात कर रहे हैं, और जो कह लीजिए साउथ अफ्रीका के किसी ट्राइब का व्यक्ति है उससे वो कह लीजिए इंग्लिश में बात कर रहे हैं। तो मतलब शरीर का गठन अलग है, शरीर की फॉर्मुलेशन अलग है, और वो किसी अलग तरीके का प्रयोग कर रहे हैं। इस वजह से एक मिसमैच तैयार हो रहा है, जिसकी वजह से उनका वेट मैनेजमेंट नहीं होता। वेट मैनेजमेंट अगर आपको करना है तो आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि वजन बढ़ा क्यों है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 5 कारण है, आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि किस कारण की वजह से वजन बढ़ा है, और शरीर का जो नॉर्मल क्या पसंद है, क्या नापसंद है, क्या खाना खाते हैं, कैसे खाते हैं, ये सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि एक डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो आपसे 2-3 सवाल पूछते हैं कि आपको क्या हुआ है, कितने समय से दिक्कत है। ये सारे कुछ सवाल पूछता है जिससे कि उसको अंदाजा होता है कि आपको क्या हुआ है और उसको इलाज किस तरह से करना है। आप जब साड़ी की दुकान में जाते हैं तो वो पूछता है कि बहन जी आपको कौन सी साड़ी चाहिए, या आपका बजट क्या है, आप किस तरह की साड़ी देख रहे हैं। तो वो 2-3 सवाल से उसको पता चल जाता है कि उसको किस तरह की साड़ी दिखानी है। ठीक उसी तरह से आपको भी जब किसी का वेट मैनेजमेंट करना है तो आपको पहले उससे समझना पड़ेगा कि उसको क्या हुआ है, उसका वेट बढ़ा क्यों। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि वजन बढ़ा क्यों है, तब तक आप उसको वेट मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा याद रखिए बैलेंस बहुत जरूरी है वेट मैनेजमेंट के दौरान। तो आप जब भी जो भी चीजें करें बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश करें, और हर किसी अलग अलग पर्सन का बैलेंस अलग अलग होता है। 20 साल के व्यक्ति का बैलेंस की जरूरत अलग होगी, 60 साल के व्यक्ति के बैलेंस की जरूरत अलग होगी, 40 साल के व्यक्ति के बैलेंस की जरूरत अलग होगी। तो हर किसी का सिस्टम अलग अलग एज में अलग अलग तरीके से परफॉर्म करता है। तो एक अच्छा वेट मैनेजमेंट सिस्टम कैसा होना चाहिए? एक अच्छा वेट मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसका टेस्ट भी अच्छा हो, क्योंकि अगर टेस्ट अच्छा नहीं होगा तो लंबे समय में कोई कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, है ना। क्योंकि मान लीजिए 2-3 दिन करेगा, 4 दिन 5 दिन करेगा, लेकिन टेस्टी नहीं होगा तो वो छोड़ देगा, वो कहेगा कि नहीं हम तो नहीं कर पाएंगे। और एक अच्छा वेट मैनेजमेंट का जो सिस्टम है वो इजी टू फॉलो होना चाहिए। अगर वो इजी टू फॉलो नहीं है तो लोग लंबे समय फॉलो नहीं कर पाएंगे, लोग उनको मतलब उनको डिफिकल्ट लगेगा, वो 4-6 दिन बाद 10 दिन बाद छोड़ देंगे, तो उनका वेट मैनेजमेंट हो नहीं पाएगा। बहुत सारे लोग इसी वजह से आप देखेंगे वेट मैनेजमेंट के सिस्टम को बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि वो कर नहीं पाते, बहुत एक्सट्रीम चीजें उनसे करवाई जाती है। इसके अलावा एक ऐसी वेट मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो कि एनर्जी को बढ़ाए ना कि कम करे, क्योंकि बहुत सारे
कुछ अजब तरीके से अगर वो लोग वेट कम कर लेते हैं तो कहते हैं चूसे हुए आम की गुठली जैसे हो जाते हैं वो, उनका चेहरा भी थोड़ा-सा डल सा हो जाता है। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन एक अच्छा वेट मैनेजमेंट सिस्टम वही है जिससे एनर्जी बढ़े, कम ना हो। इसके अलावा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट हो जिसका। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट जब तक यूज़ कर रहे हैं तब तक वज़न कम रहे और प्रोडक्ट को छोड़ने के बाद वज़न दोबारा से वापस आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक अच्छे वेट वेट मैनेजमेंट सिस्टम की ये 4 पहचान है। ये चारों चीज़ें अच्छे वेट मैनेजमेंट सिस्टम में होनी चाहिए। एक जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूँ कि यूरोपियन फैट और एशियन फैट में क्या अंतर है। अगर कोई इंडियन व्यक्ति है तो उसका शरीर जो है ओ शेप में बनता है, लेकिन अगर कोई ऑस्ट्रेलियन है, अमेरिकन है या शेप में बढ़ता है। यानी कि जब कोई भी वो खाना खाते हैं तो उनका जो फैट का स्टोरेज है वो यहाँ भी उतना ही होता है, यहाँ भी उतना ही होता है, बीच में भी उतना ही होता है, पेट में भी उतना ही होता है, थाई में भी उतना ही होता है और पैर में भी उतना ही होता है। लेकिन इंडियन फैट जो है या एशियन फैट जो है वो क्या होता है कि पेट इतना बड़ा हो जाता है, पेट इतना बड़ा पेट हो जाता है, लेकिन बाकी का शरीर जो है पेट के मुकाबले पतला रहता है। अगर कोई 80 किलोग्राम का इंडियन व्यक्ति हो, वो 120 किलोग्राम के यूरोपियन से अगर रेस लड़ाए, तो आप देखेंगे यूरोपियन 120 केजी का होने के बाद भी वो फर्स्ट आ जाएगा, क्योंकि वो लंबे चौड़े होते हैं, उनका शरीर जो है फैट जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो आप जब किसी से बात कर रहे हैं तो आप ये भी देख लीजिए कि उनका फेट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। वैसे बीएमआई का कैलकुलेटर भी आता है, आप बीएमआई के कैलकुलेटर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस बीएमआई के कैलकुलेटर से आपको पता चल जाएगा कि किसका कितना वजन है और किसका कितना वजन होना चाहिए। इसमें आप हाइट डालें और वजन डालेंगे तो यहाँ पर ये देखिए लाल, हरा और नीला है। तो अगर हरा है तो ठीक है और नीला है तो कम है और लाल है तो ज्यादा है। ये लाल से भी ज्यादा कभी होता है। तो ये बीएमआई का कैलकुलेटर है, इससे आपको पता चल जाएगा कि वजन कितना होना चाहिए, वजन कितना है और वजन कितना कम करने की जरूरत है या कितना बढ़ाने की जरूरत है, आपको बीएमआई कैलकुलेटर से पता चल जाएगा। अब हम समझते हैं कि हमारे बॉडी में फैट के क्या फंक्शन होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर फैट करता क्या है। हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन जो है वो ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, मसल को बनाने के लिए, ब्लड को बनाने के लिए, इम्यून सिस्टम, हार्मोन्स, हमारे सारे के सारे सिस्टम का गठन जो है वो समझ लीजिए प्रोटीन से ही होता है। 1 ग्राम प्रोटीन 4 कैलोरीज होती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज होती है और 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती है। 1 केजी अगर हमको फैट लूज करना है तो 7,700 कैलोरीज हमें लूज करने की जरूरत पड़ेगी। अब ये 7,700 कैलोरीज जब हम लूज करते हैं तो इसके साथ शरीर में अंदर ही अंदर काफी सारे चेंजेस आते हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई 100 केजी का है, उसे 70 केजी का बनना है, तो ये जो 30 केजी कम होगा वो अंदरूनी तौर पे चेंजेस आएंगे तभी ना होगा। तो ये अंदरूनी तौर पे जब चेंजेस आते हैं तब शरीर को एक अच्छी खुराक की जरूरत पड़ती है ताकि वो उसको सपोर्ट कर पाए। इसके अलावा वो सपोर्ट भी प्रोटीन बहुत अच्छी तरह से प्रोवाइड करता है। प्रोटीन क्या करता है, एंजाइम्स को बनाता है हमारे डाइजेशन के लिए, हमारे रिप्रोडक्शन यानी कि हमारे प्रजनन या सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए, हमारे हार्मोन्स को बनाता है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्ड करता है। अगर किसी को कहीं चोट लग गई है तो वहाँ ब्लड क्लॉट करने में मदद करता है। प्रोटीन हमारे हार्मोन्स को बनाता है, केमिकल मैसेंजर का काम करता है, जो कि कम्युनिकेशन का काम करता है, सेल, टिश्यू और ऑर्गन के बीच में आपसी तालमेल को बढ़िया रखता है। इसके अलावा और क्या क्या चीजों को बनाता है, ये कैरेटिन को बनाता है, कोलेजन को बनाता है। कैरेटिन हमारे बालों में होते हैं, कैरेटिनॉइड्स, जिसकी वजह से हमारे बालों का रंग या तो भूरा या तो काला या तो ग्रे होता है। इसके अलावा कोलेजन और इलास्टिन, कोलेजन जो है वो हमारे बाउंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इलास्टिन हमारे खिंचाव के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेल्स के आप देखेंगे छोटे बच्चे की स्किन कैसी रहती है, आप उसको दबाएंगे तो आ जाएगा एकदम तुरंत। शरीर के अंदर इलास्टिन प्रोडक्शन कम हो गया तो उसको झुर्रियां आ जाएंगी। झुर्रियां यहाँ पे झुर्रियां आएंगी, सबसे पहले यहाँ झुर्रियां आनी शुरू होती है आंखों के, मुंह के, यहाँ मुंह के पास में। तो यहाँ से आपका इलास्टिन शरीर में कम हो रहा है जिसकी वजह से ये होता है। और कोलेजन के कम होने से बाउंस कम हो जाता है। आप देखेंगे कि अगर कोई वृद्ध पर्सन है 80, 90 या 95 साल के, उनके शरीर के अंदर वो लचीलापन या वो बाउंस या वो फ्लेक्स नहीं होता, उनके अंदर वो इलास्टिन और कोलेजन का फॉर्मेशन बहुत कम हो जाता है। तो कोलेजन इलास्टिन को फॉर्म करने में प्रोटीन हमारी मदद करता है। कनेक्टिव टिश्यू को बनाने में मदद करता है, जैसे कि हमारे लिगामेंट्स हो गए, हमारे और टेंडन्स हो गए, मसल्स हो गए।
स्किन को बनाने में मदद करता है, हेयर, हमारे नाखून, हमारी हड्डियां, टेंडन्स, लिगामेंट्स, ये सारी की सारी चीजें प्रोटीन के अभाव में नहीं बन सकती है। प्रोटीन अच्छा चाहिए तभी जाके ये सारी चीजें बनेगी। अगर किसी को किसी भी तरह की चोट लगी है तो उस चोट की पूरी तरह से रिपेयरिंग भी तभी हो सकती है जब सही तरीके का प्रोटीन उनको मिल जाए और शरीर उस प्रोटीन को एब्जॉर्ब कर पाए सही तरीके से। इसके अलावा ब्लड का पीएच मेंटेन करने के लिए, पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि उसका वो एसिड है या एल्कलाइन है। बेसिकली एसिडिक की तरह हमारा शरीर आजकल होने लगा है, लेकिन उसको थोड़ा सा एल्कलाइन की तरफ रहना चाहिए। तो हमारे ब्लड का पीएच मेंटेन करने में भी प्रोटीन की बहुत अहम भूमिका होती है। इसके अलावा थायराइड को शरीर के अंदर नियंत्रित करने में भी प्रोटीन की बहुत अहम भूमिका है। हेमोग्लोबिन को रेगुलेट करने में, हेमोग्लोबिन को फॉर्म करने में। इसके अलावा हमारा ब्लड जो है किसी किसी का बहुत मोटा हो जाता है, किसी किसी का स्टेमिना डिक्रीज हो जाता है ब्लड के थिक होने की वजह से। जो इसमें यहाँ पर भी प्रोटीन की अहम भूमिका है। अब अगर कोई वे प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं या कोई अगर कह लीजिए प्लांट एनिमल बेस्ड प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, तो उनका जो खून है वो रेगुलर बेसिस पर मोटा होने लगता है, जिसकी वजह से उनका स्ट्रेंथ तो आता है लेकिन स्टेमिना कम हो जाता है। मान लीजिए अगर उन्हें तीन सेट करने हैं किसी एक्सरसाइज के, तो वो 2 सेट के बाद ही थक जाते हैं। लेकिन अगर आप अच्छा प्लांट बेस्ड प्रोटीन अगर इस्तेमाल करें तो आप 3 सेट के और 4 सेट भी कर सकते हैं। तो ये ब्लड को मोटा भी बनाता है अगर आप आमतौर पे प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं जो कि वे प्रोटीन है या एनिमल बेस्ड प्रोटीन है। तो वे प्रोटीन ब्लड को थिक कर देता है, स्टैमिना को डिक्रीज करता है। वे प्रोटीन को 8 से 9 घंटे लग जाते हैं हमारे शरीर में पूरी तरह से अब्सॉर्ब होने के लिए। लेकिन सोय प्रोटीन की अगर हम बात करें या प्लांट प्रोटीन की बात करें तो वो 4 से 6 घंटे में शरीर में अच्छी तरह से अब्सॉर्ब हो जाता है। इस वजह से आपको प्रोटीन जब भी पीना चाहिए, आपको अमूमन सुबह पीना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन को एब्सॉर्ब होने में हमारे शरीर में कुछ समय लगता है। तो अगर आप प्रोटीन लेना भी चाहें तो आप 6 से 7 बजे के समय ले सकते हैं, आप शाम को लेना चाहें तो। और अगर आपको सुबह लेना है तो आप ब्रेकफास्ट के समय प्रोटीन को ले लीजिए। और अगर आपको वजन बढ़ाना है तो ब्रेकफास्ट लेने के आधे 1 घंटे बाद आप कुछ और भी खा सकते हैं। और अगर आपको वजन कम करना है तो आप प्रोटीन लेने के बाद उसके बाद कुछ भी मत खाइए। ओके, चलिए उसके बारे में तो अभी आगे बात करेंगे। ओके, प्रोटीन जो है वो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है, एंटीबॉडीज और डब्ल्यूबीसीज बना के, यानी कि हमारे जो प्रतिरोधक तंत्र है, हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है, वो भी बिना प्रोटीन के नहीं चल सकता। अगर सही मात्रा में सही क्वालिटी का प्रोटीन उन्हें शरीर को मिलता है तो वहां पर ये फायदा भी हो सकता है। इसके अलावा ऐसे सब्सटेंसेस को कैरी करने में मदद करता है, जैसे ऑक्सीजन, विटामिन, ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, इन सारी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में प्रोटीन की अहम भूमिका है। इसके अलावा वेट मैनेजमेंट तो कर ही सकते हैं हम लोग। अभी हम लोग जानेंगे कि और फैट को कम करने का और मसल बढ़ाने का उसका उद्देश्य होता है। तो मसल बढ़ाने में, स्ट्रेंथ बढ़ाने में और वेल बींग को प्रमोट करने में प्रोटीन की अहम भूमिका है। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके फैट को बर्न करने में भी ये बहुत सहायक है। अब ज़ैन प्रो प्रोटीन में क्या इंग्रेडिएंट्स है, वो किस तरह से हमारे शरीर के अंदर फंक्शन करते हैं, ये जानते हैं। फ्रूक्टोलिगोसैकेराइड्स प्लांट शुगर है जो कि प्रीबायोटिक का काम करते हैं, शरीर के अंदर अच्छे कीटाणुओं की तादाद बढ़ाते हैं ताकि हाजमा अच्छी तरह से हो सके। मैंगोस्टीन एक्सट्रैक्ट एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, ये वेट लॉस को प्रमोट करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और स्किन को हेल्दी रखता है। ये वेट को कैसे बूस्ट करता है, शरीर के अंदर जब किसी भी तरह का कार्बोहाइड्रेट जाता है, उस कार्बोहाइड्रेट को फैट में कन्वर्ट नहीं होने देता जल्दी से। अगर बहुत ज्यादा जरूरत ना हो तो उसको फैट में कन्वर्जन रोकता है। तो जो ऑलरेडी फैट हमारे पास शरीर के अंदर जमा हुआ है, उसको तो हम थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करके या थोड़ी बहुत वर्जिश करके या थोड़ा बहुत योगा करके, प्राणायाम करके उसको कम कर सकते हैं। लेकिन जो पहले से जमा हुआ फैट है उसको इस तरह से कम कर सकते हैं। लेकिन नया फैट बनने नहीं देता, मैंगोस्टीन होने की वजह से नया फैट बनने नहीं देता। अश्वगंधा होने की वजह से स्टैमिना बढ़ता है, आप ज्यादा एक्सरसाइज कर पाते हैं या ज्यादा रेपिटेशन कर पाते हैं, ज्यादा स्टैमिना आपका बढ़ पाता है। यहाँ पर इसके अलावा ब्रेन फंक्शंस इसमें इंप्रूव हो सकते हैं, नींद अच्छी हो सकती है। शतावरी बहुत अच्छी है एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे, हार्मोनल बैलेंसर का काम करती है खास करके महिलाओं के अंदर। लिकोरीज बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है।
अच्छा रेट है, बहुत हाई है। विटामिन सी के भी बहुत सारे अलग अलग फंक्शन होते हैं बॉडी में। ये ब्लड की क्वालिटी को इंप्रूव करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर करता है, डाइजेशन को बेहतर करता है, एसिडिटी रेगुलेटर का काम करता है और मिनरल कैरियर का भी काम करता है। किसी भी मिनरल को सिर्फ ले लेना काफी नहीं है, उस मिनरल को सही जगह तक पहुंचाना काफी है। तो उस मिनरल को सही जगह तक पहुंचाने के लिए उसको विटामिन के रूप में कैरियर की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि हम अगर स्टेशन पे जाएं, किसी रेलवे स्टेशन पे, तो वहां पर हमें कूली मिलते हैं जो हमारा सामान गाड़ी से उठा करके हमारी बॉगी तक रखने में मदद करते हैं। ठीक उसी तरह से विटामिन भी मिनरल्स को कैरी करके जहाँ पे मेटाबॉलिज्म से उठाकर उसको जहाँ जरूरत है उसकी, वहां पहुंचाने में मदद करते हैं। तो हमारी आंखों के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, हड्डियों के लिए, हमारे प्रजनन तंत्र के लिए, सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए, हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए B12 जो कि ब्रेन के फंक्शन के लिए बहुत अच्छा है, रेड ब्लड सेल्स के लिए बहुत अच्छा है, आंखों के लिए अच्छा है, हार्मोन्स के लिए अच्छा है, हमारे हार्ट के लिए अच्छा है। सोडियम हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, कैल्शियम हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, पोटेशियम एनर्जी को एंजाइम्स प्रोडक्शन में और हार्मोन्स के प्रोडक्शन में बेहतरी करता है, न्यूरो ट्रांसमिशन में बेहतर करता है, बोन डीके नहीं होने देता है, किडनी हेल्थ के लिए अच्छा है, जिंक मेटाबॉलिक मतलब हमारे हाजमे के लिए अच्छा है, इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा है और प्रजनन तंत्र के लिए भी अच्छा है। सो इज द केस विद आयरन, आपके हेयर के लिए अच्छा है आयरन, आपके ग्रोथ को मेंटेन करता है, हेमोग्लोबिन को मेंटेन करता है, हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करता है। मैंगनीज आपके कनेक्टिव टिश्यू, हड्डियों को और सेक्सुअल हार्मोन्स को रेगुलेट करने में मदद करता है। कॉपर आपके लिए बहुत जरूरी है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, कोलेजन फॉर्मेशन के लिए, जिस कोलेजन के बारे में मैंने बाउंस के लिए आपको बताया। सेलेनियम बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फेक्शन से लड़ने के लिए और हार्मोनल इरेगुलरिटी से लड़ने के लिए। प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक यानी कि खाने से पहले वाले अच्छे कीटाणु, और प्रोबायोटिक यानी कि खाने के बाद जो हमें शरीर के अंदर अच्छे कीटाणुओं की जरूरत पड़ती है। ये कीटाणु खाने को अच्छी तरह से हजम करते हैं और शरीर के बाहर वेस्ट मटेरियल को निकालने में भी शरीर की मदद करते हैं। तो ये प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स भी हमारे ज़ैप्रो के अंदर होते हैं, जो कि हमारे शरीर को रेगुलेट करने में, हमारे सिस्टम को बेहतर करने में मदद करते हैं। डाइटरी फाइबर होता है, फाइबर जो है वो प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक का खाना है। अगर फाइबर सही मात्रा में जाएगा तो प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक अपने आपको मल्टीप्लाई कर पाएंगे, और जितनी अच्छी तादाद में हमारे शरीर के अंदर अच्छे कीटाणु रहेंगे, उतने ही बुरे कीटाणु को वो हावी नहीं होने देंगे। तो डाइटरी फाइबर मदद करते हैं हाजमे में। आप जब किसी भी तरह का सलाद खाते हैं, किसी भी तरह का फल खाते हैं, उसमें भी डाइटरी फाइबर होता है। कार्बोहाइड्रेट भी कम मात्रा में ही सही, लेकिन हमें अच्छी कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए जो कि हमारे सिस्टम को फ्यूल करती है, ब्रेन को, किडनी को, हार्ट को, नर्वस सिस्टम को सही तरीके से मेंटेन करने में मदद करती है। फैट भी हमें चाहिए क्योंकि कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, कुछ फैट सॉल्युबल चीजें होती है, जैसे विटामिन ए, डी, ई, ये सारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। फैट को सही जगह से कैरी करने में, फैट को बर्न करने के लिए हमें विटामिन ए, डी और ई जो है चाहिए, तभी हम फैट को सही तरीके से अब्सॉर्ब कर पाएंगे। तो हमारे ब्रेन के लिए, स्किन के लिए और इम्यूनिटी सिस्टम के लिए, आंखों के लिए ये विटामिन ए, डी और ई बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वेट लॉस की रिजीम क्या है, हमें करना क्या पड़ेगा? हमें 5 to 6 मील प्लान करना पड़ेगा, यानी कि अगर आप 2000 किलो कैलोरी का खाना खा रहे हैं तो आपको कोशिश करना है कि आप 1800 या 1700 या 1600 कैलोरी खाना खाएं, और 1600 कैलोरी जो खा रहे हैं वो 5 बार में खाएं। 200 200 200 करके आप जो टोटल खाना 3 बार में खा रहे थे, टोटल खाना 2 बार में खा रहे थे, अब वही खाना खाना है, लेकिन उसको विभाजित कर देना है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में खाना है। थोड़ा सा खाना है सुबह, फिर थोड़ा सा खाना है, फिर 2-3 घंटे बाद फिर थोड़ा सा खाना है। इसका कारण ये है कि ये जो हमारा पेट है, ये जो हमारा सिस्टम है, ये खाना पचाने की फैक्ट्री है। अब खाना पचाने की फैक्ट्री मान लीजिए अगर 200 कैलोरी पचा सकती है, और अगर हम उसको 2500 कैलोरी दे दें, 3000 कैलोरी दे दें, तो उसके ऊपर तो बर्डन हो जाएगा ना, उसके ऊपर तो एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा। तो जब फैक्ट्री के ऊपर आप कम प्रेशर डालेंगे तो अपना काम सही तरीके से कर पाएगी। अगर आपके पास, सोचिए कि आप अकेली नन्ही सी जान, आपके ऊपर बहुत ज्यादा काम आ जाए, तो हो सकता है कि आप वो सारा काम कर ना पाए सही तरीके से, और ये भी हो सकता है कि वो काम करते हुए बहुत सारी गलतियां हो और वो काम पेंडिंग हो जाए, ये भी हो सकता है। आप यही समझ लीजिए कि शरीर के साथ भी यही होता है कि आप जब खाना खाने के बाद मिठाई खा लेते हैं, खाना खाने के बाद डेजर्ट खा लेते हैं, तो सिर्फ डेजर्ट में ही 1200 कैलोरी होती है, 600 कैलोरी होती है, क्योंकि वो कम चीज में ही बहुत ज्यादा मीठा है।
तो जब वो मिठास शरीर के अंदर जाती है तो शरीर का फैट जो है, फैट की परिमात्रा को बहुत स्पीड में बढ़ाती है। तो आपको क्या करना है कि आपको छोटे-छोटे भाग में खाना खाना है। थोड़ा हर 2 ढाई घंटे, हर 2 ढाई घंटे में कुछ थोड़ा बहुत खा लेना है और कुछ ऐसा खाना है जो मतलब पैक ना किया हुआ हो या पका ना हो। जब आँच में लगा हुआ खाना खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर वो एसिड बनाता है और फिर वो प्रक्रिया चलती जाती है। तो आप जितना ताज़ा खाना खाएँगे, आप जितना रॉ खाना खाएँगे उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। आप जितना अर्ली उठें और जितना जल्दी से जल्दी सो जाएँ उतना आपके लिए अच्छा होगा। ये इसलिए क्योंकि हमारे ऑर्गन्स के रेस्ट करने का एक टाइम होता है। हमारे मतलब 2 घंटे सबसे पहले हार्ट को रेस्ट मिलती है, उसके बाद लिवर को रेस्ट मिलती है, फिर किडनी को रेस्ट मिलती है। तो आप अगर जल्दी सो जाते हैं तो आपको ऑर्गन्स को ज़्यादा अच्छी तरह से रेस्ट मिल पाएगी, आपके हार्मोनल बैलेंसेस ज़्यादा बेहतर हो पाएँगे। एक बचपन में एक पोएम भी थी, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज़ मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज़। आप देखिए हेल्दी शब्द का प्रयोग सबसे पहले हुआ है। तो आप जितनी जल्दी सो जाएँगे और जितनी जल्दी उठ जाएँगे, ये आपके सेहत के लिए उतना अच्छा होगा, खास करके वेट को मैनेज करने के दौरान। इसके अलावा आप मील्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लीजिए। आप सुबह ज़्यादा खाना खाइए, दिन में उससे कम, शाम को उससे कम और रात को उससे भी कम। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहा करते थे कि सुबह का खाना बिल्कुल राजा की तरह खाना चाहिए, दोपहर का खाना मजदूर की तरह खाना चाहिए और रात का खाना भिखारी की तरह खाना चाहिए। तो ये अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, पानी पीने में और डिसेंडिंग ऑर्डर को मेंटेन करते हैं अगर हम खाना खाने में, तो इससे हमारे पेट के ऊपर दबाव कम पड़ेगा, क्योंकि जैसे-जैसे हमारा शरीर भी थकता है, वैसे-वैसे हमारा पाचन तंत्र भी थक जाता है। तो सुबह का उठा हुआ शरीर जब रात को जब इतना सारा खाना खा लेता है, तो शरीर पहले से थका हुआ है, वो पूरी तरह से एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाता। आपको क्या लगता है, थकता क्या है? सिर्फ़ आपका पैर है, थकता सिर्फ़ हाथ है, थकता सिर्फ़ दिमाग है, पेट नहीं थक सकता। पेट भी तो आपके शरीर का हिस्सा है, पेट भी थक सकता है, आत्मा भी थक सकता है। तो दिन भर में उसने आपने जो भी दिया है, उसने खाया है। सड़ेगा और सड़ेगा तो गैस भी पैदा होगी, बहुत सारे लोगों को गैस पास होती है, बहुत सारे लोग फास्ट करते हैं। तो उसका भी यही कारण है कि वो लोग रात को बहुत हैवी खाना खाते हैं, जिसकी वजह से ये दिक्कत उनको आती है। इसके अलावा ब्रेकफास्ट आपके सुबह का जो खाना है वो आपके पूरे दिन का सबसे सबसे महत्वपूर्ण खाना है। इस वजह से आप उसको अवॉइड मत करिए। बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं कि भाई हम सब पहले सबको तैयार कर देंगे, पहले पूजा कर देंगे, पहले नहाएंगे और उसके बाद जाके खाना खाएंगे। तो ऐसा मत करिए। ऐसा अगर आप करती हैं और आप लंबे समय तक भूखी रहेंगी, तो आपने रात को खाना खाया था, वो रात के खाने को पचाने के लिए शरीर के अंदर एसिड पैदा हुआ था और वो एसिड आपके शरीर में सुबह 10 या 11 बजे तक सक्रिय रहता है, जब तक आप अगली बार खाना नहीं खा लेते। तो आपको सुबह उठने के बाद और जल्दी कुछ खाना खा लेना है, यानी कि उठने और खाने के बीच में लंबा अंतराल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वेट मैनेजमेंट में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अब मैं बताने जा रहा हूँ। आपको फाइबर रिच खाना खाना है, फ्रूट्स खाना है, सैलेड खाना है, स्प्राउट्स खाना है। इस तरह की चीज़ें जब आप खाते हैं तो आपके शरीर को अच्छा फलों में तो ज़्यादा फैट होता नहीं, फैट ही नहीं होता इनफैक्ट। ज़्यादातर फलों में फैट नहीं होता। फिर आपके ज़्यादातर सलाद में भी फैट नहीं होता। तो जब आप सलाद खाते हैं तो आपके शरीर को कार्ब्स मिलते हैं, आपके शरीर को फाइबर मिलता है, आपके शरीर को वाटर मिलता है, हाइड्रेशन मिलता है, लेकिन आपके शरीर को फैट नहीं मिलता, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और जैसे-जैसे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है वैसे-वैसे आपका फैट बर्निंग का प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाता है। तो आपको फाइबर ज़्यादा खाने की ज़रूरत है, फ्रूट, सैलेड और स्प्राउट्स के माध्यम में। आपको क्या करना होगा कि आपको वेट अगर आपको कम करना है तो आपको ब्रेकफास्ट के समय में सलाद खाना होगा अच्छी तरह खासी मात्रा में, या फल भी खा सकते हैं और आपको लंच में भी आपको सलाद या फ्रूट्स खाना पड़ेगा या आप स्प्राउट भी खा सकते हैं। तो आपको इसको संतुलित मात्रा में ब्रेकफास्ट और लंच में अच्छी खासी तादाद में खाना है। अगर आप 100 रुपए का खाना खा रहे हैं तो 50 से 60 रुपए फल और सलाद ही होने चाहिए, यानी कि 50% से ज्यादा फ्रूट्स एंड सैलेड से ही आपको पेट भरना है। ठीक है। इसके अलावा ट्राई टू ईट इट एज रॉ एंड फ्रेश एज पॉसिबल। जितना रॉ और जितना फ्रेश खाएंगे उतना बढ़िया रहेगा। आप डिनर को यानी कि रात के खाने को जितना जल्दी कर लेंगे, हालांकि इंग्लिश में तो सपर कहते हैं, लेकिन आप जितना जल्दी खा लेंगे उतना बेहतर रहेगा। इसके अलावा वाटर
खाना खाने के तुरंत बाद पानी मत पीजिए, कोशिश करिए कि 1 से डेढ़ घंटे बाद पिया जाए। इसके अलावा ईटिंग ऑप्शंस आपके क्या-क्या हैं, आप क्या-क्या खा सकते हैं? आप चिड़वा खा सकते हैं जिसको पाच राइस कहते हैं, उपमा खा सकते हैं, पोहा, इडली, कॉर्न, रागी, नट्स, ओट्स, इस तरह की चीज़ें आप कुछ खा सकते हैं। दलिया खा सकते हैं जो हल्का हो, आपके शरीर को पचाना, बहुत ज़्यादा भारी ना हो। इसके अलावा आप जितना ज़्यादा च्यू करेंगे, स्वॉलो करने से पहले उतना अच्छा रहेगा। आप जब कुछ भी खाते हैं तो उसको जितना मेहनत यहाँ हो जाएगी उतना मेहनत पेट को कम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर खाने को तोड़ दीजिए अच्छी तरह से चबा-चबा के, ताकि पेट में ज़्यादा ज़हमत ना उठानी पड़े उसको, और सही तरीके से जो खाना है वो एसिमिलेट हो पाए। इसके अलावा खाना खाते समय कोशिश करिए कि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई आपको छेड़-छाड़ ना हो। आप खाना खाते समय लोग टीवी देख के खाना खाते हैं, तो इसकी वजह से ओवर ईटिंग हो जाती है और वेट कम होता ही नहीं। ये हमारे प्रोटीन की कुछ रेसिपीज़ है, हमारे अभी 9 अलग-अलग तरीके के प्रोटीन्स हमारे पास मौजूद हैं। आपको अगर वज़न बढ़ाना है तो बनाना फ्लेवर ज़्यादा उपयुक्त है। अगर आपको टेस्ट रेगुलेट करना है तो आप लेमन प्रोटीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चॉकलेट का प्रोटीन जो है उसमें प्रोटीन की परिमात्रा बहुत कम है, तो खास करके वो बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। तो अगर आप अपना वेट मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो आप चॉकलेट प्रोटीन को अवॉइड कीजिए, क्योंकि चॉकलेट प्रोटीन में प्रोटीन की परिमात्रा कम होने की वजह से उससे आप उतना इफेक्टिव वेट मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। आप मिक्स बेरी का प्रयोग कर सकते हैं। मिक्स बेरी या जो हमारे बटर स्कॉच तो खैर सिर्फ टेस्ट के लिए है, और आपके वेनिला फ्लेवर टेस्ट के लिए है, लेकिन बाकी जितने भी फ्लेवर्स हैं उसका कोई ना कोई सिग्निफिकेंस है, कोई ना कोई बायो फ्लेवोनॉइड्स उस फल के उसमें मौजूद है। अब ये सारी अलग-अलग रेसिपीज हैं जो कि हम अपने प्रोटीन के माध्यम से बना सकते हैं। हम प्रोटीन ओवरनाइट ओट्स बना सकते हैं, स्मूदीज बना सकते हैं, योगर्ट डिलाइट बना सकते हैं, प्रोटीन की आइसक्रीम बना सकते हैं। हम अलग-अलग हमारे जितने भी 9 प्रोटीन्स हैं उनसे ये सारी रेसिपीज बना सकते हैं, ताकि हमारा जो वेट मैनेजमेंट की जर्नी है वो इंटरेस्टिंग हो। हम डेली नए-नए तरीके का खाना बनाएं और डेली नए-नए तरीके के खाना बना के हम लोग अपने आप को बेहतर से बेहतर टेस्ट वाला खाना खाएं, ताकि हमें अपना वेट मैनेजमेंट की प्रक्रिया बोरिंग बिल्कुल ना लगे। हम प्रोटीन पंचेस बना सकते हैं, मूस बना सकते हैं, प्रोटीन पुडिंग, बटर प्रोटीन बार बना सकते हैं, पीनट बटर प्रोटीन बार बना सकते हैं, प्रोटीन बनाना ब्रेड बना सकते हैं, प्रोटीन पैनकेक्स, ब्लूबेरी चिया प्रोटीन हलवा बना सकते हैं, प्रोटीन शेक बना सकते हैं, अलग-अलग तरह के स्क्वाशेस बना सकते हैं, कॉफी प्रोटीन शेक बना सकते हैं, ब्लूबेरी प्रोटीन शेक बना सकते हैं, पोमेग्रेनेट चिया सीड प्रोटीन शेक, इसके अलावा प्रोटीन सलाद जुगलबंदी बना सकते हैं। उसके अंदर अलग-अलग तरह के सलाद को ऐड करके बटर प्रोटीन पंच बना सकते हैं, पीनट बटर प्रोटीन पंच, एप्पल प्रोटीन शेक, स्ट्रॉबेरी प्रोटीन शेक, प्रोटीन जलजीरा प्रोटीन शिकंजी, लेमन प्रोटीन शरबत, हनी चिया प्रोटीन शेक। ये अलग-अलग तरह की चीजें हैं जो कि हम कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपको वेट कम करना है तो आपको किस तरह से प्रोटीन का सेवन करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। आप रेनेटस नोवा का भी सेवन कर सकते हैं और आप साथ ही साथ सैंड प्रो का भी सेवन कर सकते हैं। सैंड प्रो आपको किस तरीके से लेना है, अगर आपको वजन कम करना है तो आप सबसे पहले सैंड प्रो ले लीजिए, और सैंड प्रो लेने के बाद भी अगर आपको कुछ खाने की भूख लगे तो आप कोई सलाद या फ्रूट्स खा सकते हैं, या थोड़ा बहुत सलाद या फ्रूट आप सैंड प्रो लेने के 1 घंटे बाद आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको वजन को बढ़ाना है तो आप सैंड प्रो लेने के बाद अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिए, यानी कि आपका जो ब्रेकफास्ट है उसमें आपको कोशिश करनी है कि आपको हाई फैट, जैसे आपको केला खाना है, आपको इसके अलावा बाकी के जितने गुड फैट है जैसे घी हो गया या इस तरह की चीजें हो गई, वो आपको ज्यादा तादाद में खाना है। लेकिन आपका शरीर के अंदर मांसपेशियां तब बनेगी क्योंकि आप फैट तो बनाना नहीं चाहते। मांसपेशियां बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम मसल की एक्सरसाइज करते हैं तभी मसल ग्रो करती है, और अगर हम कुछ भी नहीं करते तो फैट ग्रो करता है। ठीक उसी तरह से कि अगर खेत के साथ कुछ भी नहीं को कुछ करना पड़ेगा। और अगर बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि उनका वजन बढ़ने के बाद घटने के बाद दोबारा बढ़ जाता है। आपको बताता हूं, अगर मुझे कोई फोन कॉल आता है, फोन को चलते चलते क्लोज कर देता हूँ। डेली बेसिस पे मैं कभी कम या कभी ज्यादा इस तरीके से पैदल चलता हूँ। ये मेरे मोबाइल ऐप है,
जिसमें मैं कितना पैदल चला वो दिखाता है। तो ये सारी चीज़ें पैदल फ़ोन में लेके चला जाता हूँ। तो इस तरह की छोटी-मोटी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आप अगर एक्सरसाइज़ नहीं भी कर पा रहे तो आपके शरीर को दिक्कत नहीं आएगी और आपका वज़न ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। इसके अलावा आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप पानी अच्छी खासी मात्रा में पिएँ, क्योंकि आप पानी अच्छी खासी मात्रा में पिएँगे तभी आपके शरीर से डिटॉक्सिफ़िकेशन हो पाएगी। आपके टैंक में फिर आपके शरीर का फैट बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो आपको अगर नींद अच्छी नहीं मिलेगी तो आपका फैट बर्निंग प्रोसेस सही तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और अगर आपका वज़न ज़रूरत से ज़्यादा है, तो आप रात को भी ले सकते हैं ज़ैन प्रो। आप शाम को 6 या 7 बजे आप ज़ैन प्रो 2 स्कूप ले सकते हैं और आप सुबह भी 1 से 2 स्कूप ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपका वज़न कितना ज़्यादा है। आप कितनी मॉडरेट है, कितनी एक्सरसाइज़ेज़ कर रहे हैं। ज़्यादा एक्सरसाइज़ेज़ कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कम एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, तो कम प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो और अगर आप काम आई होगी और आप इसको अनुसरण करेंगे, फ़ॉलो करेंगे, अप्लाई करेंगे और अप्लाई करके आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। रॉकिंग रेनेटस अनंत काल तक रॉक करेगा रेनेटस।